हेलो स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। चैप्टर नंबर 5 है, साइंस 2 का चैप्टर है और क्लास 10 स्टेट बोर्ड का ये चैप्टर है। तो आगे बात करते हैं, कैन यू रिकॉल से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 47 पे पहला नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज एनर्जी? तो देखिए, कैपेसिटी टू डू एनी वर्क, उसी को हम कहते हैं एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी? मतलब कौन से ऐसे टाइप्स हैं एनर्जी के। देखिए, टाइप्स अलग होते हैं और नीचे भी एक क्वेश्चन दिया है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो डिफरेंट कौन से वो फॉर्म्स है जो एनर्जी के हो सकते हैं। तो टाइप्स अलग होते हैं और फॉर्म्स अलग होते हैं, कन्फ्यूजन ना रहे बच्चों का, इसलिए हमें दोनों सवालों के जो आंसर्स है यहाँ पे अभी हम जान लेंगे। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी अगर बात करते हैं तो देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये जो है ये टाइप्स हो गए एनर्जी के। और फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये जो सब है ये सब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। आगे बात करते हैं एनर्जी एंड use of energy. In modern civilization, energy has become a primary need along with the food, cloth and shelter. मतलब जैसे कि पहले के ज़माने में हमारा अन्न, वस्त्र, निवारा, यही 3 चीज़ें हमारे लिए बेसिक चीज़ें मानी जाती थी, लेकिन आज की तारीख में एनर्जी भी हमारे लिए बेसिक नीड ही हो चुकी है। आप सोच सकते हैं कि दिन भर से दिन शुरुआत होते ही आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और इवन आप जब रात को सोते हुए रहते तब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम पंखा चलाते हैं, मूनलाइट चलाते हैं घर का, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एनर्जी के भरोसे ही होती है। वी नीड एनर्जी इन अ फॉर्म्स ऑफ डाइवर्स टाइप्स ऑफ वर्क, मतलब अलग अलग कामों के लिए हमें अलग अलग एनर्जी लगती है। द एनर्जी दैट वी नीड मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। तो ये सभी प्रकार की जो एनर्जी है ये हम इस्तेमाल में लाते हैं डेली लाइफ में। और यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ डू वी गेट दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिल पाती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमें अलग अलग तरीके से ये एनर्जी हम लोग खुद ही कन्वर्ट कर लेते हैं किसी और एनर्जी के ज़रिए। ठीक है, तो चलिए शुरू आगे बढ़ते हैं। और we know that energy can be converted from one form to another. Different sources of the energy are used to different forms of energy necessary for us. मतलब हम सिर्फ एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कोई भी एनर्जी को तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स वी हैव लर्न अबाउट द एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड वेरियस कंसेप्ट्स रिलेटेड टू देम। हियर वी विल learn about the various sources that are now used for the generation of the electrical energy, the methods that are used for this, the scientific principles that are used there, the advantages and disadvantages of these methods, and also what is meant by the green energy। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं, हम यहाँ पे सीखने वाले हैं बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट एनर्जी को बारे में, हम उसको कैसे तैयार कर सकते हैं, क्या वो मेथड्स है तैयार करने की। जैसे हमारे घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किस किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं या फिर हम लोग कर रहे हैं, और वो किस फॉर्म में हम तक वो पहुंचती है घर तक जैसे जैसे वो आती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर सीखेंगे, और साथ ही में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमें इसमें सीखना है। और ये भी सीखना है कि ग्रीन एनर्जी क्या है और उसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में आज की तारीख में। तो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, वेयर डू वी यूज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आवर डे टू डे लाइफ। तो हमारी ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में हम लोग तो डेली इस्तेमाल करते ही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो कहाँ कहाँ करते हैं, तो आप सबको पता है कि हम लोग मोटर्स जलाते हैं, फ़ैन चलाते हैं, उसके बाद में लाइट चलाते हैं, कोई भी जो इक्विपमेंट्स लगते हैं घर के अंदर, अप्लायंसेस जो चलते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ही चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें तो बहुत अलग अलग तरीके इस्तेमाल हम लोग लाते हैं, जैसे कि कोल माइंस के ज़रिए, कोल के ज़रिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं।
पानी के ज़रिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं, सोलर एनर्जी के बेसिस पर भी हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग तैयार कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमने पहले भी कहा था कि हमें कोई भी एनर्जी हम नए से तैयार नहीं कर सकते, उसको सिर्फ एक एनर्जी से दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आगे आगे देखेंगे हम कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। तो देखिए, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन invented by the Michael Faraday. According to this principle, whenever the magnetic field around the conductor changes, a potential difference is generated across the conductor. देखिए, माइकल फैराडे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एक इन्वेंटर थे। उन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इन्वेंशन किया था 200 साल पहले करीबन, और उसी को हम आज भी हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो पावर प्लांट में भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद में वहाँ से हम लोग देखिए, चलिए फिर से देखते हैं एक बार। जब भी कंडक्टर चेंजेस करता है उसके मैग्नेटिक फील्ड को, और उसके ज़रिए तैयार होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसी के बेसिस पे हमारा जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब आगे बात करते हैं कि कोई भी कंडक्टर, द फील्ड अराउंड द कंडक्टर कैन बी चेंजेस इन 2 वेज, मतलब 2 तरीके हैं फील्ड कंडक्टर को चेंज करने के लिए। तो देखिए, पहला है इफ़ अ कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड मैग्नेट इज रोटेटिंग, मतलब कंडक्टर को स्टेबल रखा जाए और मैग्नेट को जो है वो रोटेट किया जाए, तो उससे क्या होगा, द फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंज। ओके, तो उसी के ज़रिए जो कंडक्टर का जो फील्ड है वो चेंज होगा। और दूसरा एक तरीका है, हम क्या कर सकते हैं कि जैसे if a magnet is stationary but the conductor is moving, then also the field around the conductor will change। मतलब या तो हमें मैग्नेट को स्टेशनरी रखना पड़ेगा और कंडक्टर को आप मूव कर सकते हो, तब भी करंट जनरेट होगा। दूसरी चीज़, या तो आप कंडक्टर को स्टेबल रखिए और मैग्नेट को आप रोटेट कीजिए, तब भी आपका जो करंट है वो फ्लो होगा, और उसी के ज़रिए मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है। द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन मशीन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे आपका इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन हो जाता है। आगे बढ़ करते हैं पेज नंबर 50 पे। सच लार्ज जनरेशन आर यूज इन द कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट्स। तो देखिए, जो बड़े बड़े जो पावर प्लांट्स होते हैं वो जनरेटर्स इस्तेमाल करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसके अंदर। टरबाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। तो देखिए, टरबाइन इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट्स में। अब इस टरबाइन को आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। टरबाइन को होते हैं ब्लेड्स, ये आप देख सकते हैं, ये वाला ब्लेड, ये वाला ब्लेड। ठीक है, तो ऐसे ब्लेड्स होते हैं टरबाइन को, और इस ब्लेड्स के ऊपर या तो पानी गिर सकता है या फिर स्टीम गिर सकती है, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी के भी कंटेंट हो। ओके, और वो काफ़ी हाई प्रेशर से गिरता है, जो भी गिरे, मतलब पानी गिरे या स्टीम गिरे, लेकिन जो भी गिरेगा वो बहुत ही हाई प्रेशर से गिरता है, और उस वजह से ये टरबाइन घूमने लगता है। और टरबाइन जो है वो आगे चल के मैग्नेट को रोटेट करता है। ठीक है, जैसे जैसे मैग्नेट रोटेट होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी पावर स्टेशन में काम चलता है। ये है बेसिक फंक्शन किसी भी पावर स्टेशन का। आगे बात करते हैं। बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो, दिस टरबाइन इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो यही टरबाइन जो है वो इलेक्ट्रिकल जनरेटर को कनेक्ट होता है। Thus the magnet in the electrical generator starts rotating and electrical energy is produced। आगे बात करते हैं। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर ये जो टरबाइन है ये जब घूमता है तो यहाँ पे जो एक शाफ्ट होता है, इस शाफ्ट
को कनेक्ट किया जाता है यहाँ पे इस शाफ्ट से, ठीक है, और उसे मैग्नेट के ज़रिए वहाँ पे फिक्स किया जाता है, ठीक है। ये मैग्नेट जो है जैसे टरबाइन घूमेगा वैसे ही ये मैग्नेट भी घूमेगा और इसके ज़रिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तैयार हो रही है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अब तैयार हो रही है जैसे जैसे ये घूमेगा। और मैग्नेटिक फील्ड तैयार होने के बाद में यहाँ बाजू में जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉइल लगे हुए हैं, जिगजैग जो आपको दिख रहा है पोर्शन, ये कॉइल जो है इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाता है और यही करंट हम लोग आगे चल के फ्लो कर लेते हैं और फिर हमारे घर तक वो आता है ट्रांसमिशन लाइंस के द्वारा। तो उसे हम लोग बाद में डिटेल में जान ही लेंगे इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। आप ये भी यहाँ पे देख सकते हैं स्केमेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, आइए उसको भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। दिस मेथड ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बिलो। दस टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी नीड अ जनरेटर। मतलब हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हमें जनरेटर की ज़रूरत तो लगेगी ही। टू रोटेट द जनरेटर वी नीड अ टर्बाइन एंड टू ड्राइव द टर्बाइन वी नीड एन एनर्जी सोर्स। मतलब हमें उस टर्बाइन को घुमाने के लिए हमें एक और एनर्जी लगेगी जो कि हम पानी के ज़रिए या स्टीम के ज़रिए फ्लो करते हैं ताकि वो टर्बाइन के ब्लेड्स हमें घुमाने पड़ेंगे। ओके, वी नीड एन एनर्जी सोर्स based on which type of energy source is used to rotate the turbine. There are different types of power generating station. The design of the turbine used in a different types of the power station is also different. मतलब अलग अलग पावर स्टेशन में अलग अलग टाइप्स के जनरेटर्स टर्बाइंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके हिसाब से, ठीक है, वहाँ का स्ट्रक्चर कितना है, वहाँ पे जगह कितने अवेलेबल है। मतलब ऑब्वियसली हाइड्रो प्रोजेक्ट में अलग टाइप का टरबाइन लगेगा, हमें कोल माइंस कोल के बेसिस पे जो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा अलग सा टरबाइन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक देखिए आपको इस चैप्टर में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हर बार दिखाई देगा और इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको बस याद रखना है तो आप किसी भी पावर प्लांट को अच्छे से याद रख पाओगे। तो चलिए इसको ठीक से समझते हैं। प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन, मतलब आपको सबसे पहले तो ऐसी एक एनर्जी लगेगी जिससे आप टरबाइन को रोटेट कर सको। उसके बाद में टरबाइन रोटेट होगा, उसके बाद में जनरेटर रोटेट होगा, जनरेटर जनरेट करेगा एनर्जी को, ठीक है, और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ से तैयार होगी, ठीक है। तो ये एनर्जी फ्लो कुछ इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएगा एक से दूसरे की तरफ। आगे बात करते हैं थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो थर्मल एनर्जी के भरोसे जो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उसका क्या फंक्शन रहता है और बिल्कुल डिटेल में जानेंगे अभी यहाँ पे। थर्मल एनर्जी किसे कहते हैं? देखिए, जहाँ पे हम लोग हीट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, थर्म मतलब हीट, ओके, तो गर्मी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाएंगे यहाँ पे। इन दिस the turbine is rotated using steam. Water is heated in a boiler using the thermal energy released due to the burning of coal. Steam of a very high temperature and pressure is generated. The energy in the steam drives the turbine. Thus the generator connected to the turbine rotates and the electrical energy is produced. The steam is converted back into the water and the water is recirculated टू द बॉयलर। दिस इज शोन इन द फिगर। तो देखिए इस पावर स्टेशन में हम लोग कोयले को जलाते हैं। आपने देखा होगा कि कोल की माइंस होती है, ठीक है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में चंद्रपुर साइड में बहुत सारी माइंस है। तो वहाँ से जो कोयला निकलता है वो पावर स्टेशन तक जाता है, फिर उस पावर स्टेशन में जाने के बाद में उस कोयले को जलाया जाता है बॉयलर में, ठीक है, और बॉयलर में जलाने के बाद में जो हीट वहाँ से जनरेट होती है उस हीट के ज़रिए हम लोग बॉयलर में जो पानी होता है उसको हम गर्म करते हैं, ठीक है। तो बॉयलर में पानी गर्म होने के बाद में वहाँ से स्टीम निकलती है, ठीक है। स्टीम निकलने के बाद में वो स्टीम प्रेशर से हम लोग टरबाइन के ऊपर
डालते हैं और उस वजह से टरबाइन घूमने लगता है, और टरबाइन घूमने के बाद में जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार होना शुरू हो जाती है। ये सारी प्रोसेस आप इस छोटे से डायग्राम में नीचे देख सकते हैं, जो बॉक्स निकाले गए हैं। आइए देखते हैं, इसको शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले हमें लगा क्या फ्यूल कोल, मतलब कोल को हम यहाँ फ्यूल कहेंगे, ठीक है। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, तो ईंधन तो कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, रॉकेल हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा कोल है, जो फ्यूल है वो है कोल, तो यहाँ पे हमें कोल लगेगा। वो कोल को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, और उसके ज़रिए क्या करते हैं, बॉयलर में जो हमारा पानी रहता है उसके हम लोग स्टीम को कन्वर्ट करते हैं, स्टीम में उसे कन्वर्ट करते हैं। और ये जो स्टीम है, ये स्टीम हमारी पहुँचती है टरबाइन तक, ठीक है। टरबाइन घूमने लगता है, और टरबाइन घूमने के बाद में जनरेटर की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी जो एनर्जी थी जो कि कोल में थी, वो कोयले की एनर्जी हम लोग यहाँ पे सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं हो रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले वो कोल हीट तैयार कर रहा है, उस हीट की वजह से हम लोग पानी को गर्म कर रहे हैं, वहाँ पे स्टीम तैयार हो रही है। उसके बाद में मतलब देखिए किस तरीके से एनर्जी एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक नीचे छोटा सा बॉक्स एक और भी है, सिस्टम फॉर द कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू द वाटर। देखिए अब अगर पानी जो गर्म हो चुका है, वो पानी जब स्टीम के ज़रिए यहाँ टरबाइन के ऊपर जोर से पड़ने लगता है, तो उसके बाद में वो तो टरबाइन तो घूम जाता है, लेकिन वो फिर पानी जो बनेगा, वो जो स्टीम जो है वो उसका भी पानी बन ही जाता है थोड़ी देर में, जब वो ठंडी हो जाती है। तो वो जाता कहाँ पे है, तो देखिए वो फिर से एक दूसरी टाँकी में, एक दूसरी टैंक में चला जाता है, और वो टैंक फिर से इसी टैंक को कनेक्ट होती है। अब देखिए इसको थोड़ा सा अगर आसान भाषा में समझाना है तो ऐसे भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए फिर से बताते हैं। एक छोटा सा अगर हम लोग घर पे करके देखें तो आपने घर का कुकर देखा होगा, हर एक के घर में कुकर होता है। उस कुकर के ऊपर एक सीटी लगाई जाती है, ठीक है, जहाँ से स्टीम बाहर आती है, ठीक है। तो अगर आप इस कुकर के अंदर पानी डालेंगे और नीचे से जब आप उसको गर्म करते हैं तो यहाँ से स्टीम बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अगर आप इसको पाइप लगा देंगे और किसी पंखे पे छोटा सा अगर फ़ैन लेंगे और उसके ऊपर अगर प्रेशर से डालेंगे तो वो पंखा जो है वो घूमने लगेगा। तो इसका मतलब ये होता है, बिल्कुल इस पंखे को आप समझ सकते हो कि ये जो है ये टरबाइन है, ठीक है। और इस कुकर को आप बोल सकते हैं कि ये एक बॉयलर है, और नीचे जो आप गैस जलाते हो घर पे, वहाँ पे आपने कोयला रखा है। बिल्कुल सिमिलर सा एक बहुत ही आसान तरीके से आप इसके ज़रिए समझ सकते हो। और चलिए आगे बात करते हैं। जब ये टरबाइन आपका जो फ़ैन है हाथ में, वो जब घूम रहा है तो वो फ़ैन किसी आप मोटर को कनेक्ट कर दीजिए छोटी सी, उस मोटर में भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाती है। आगे बात करते हैं। देखिए इसे आप इस फ्लो चार्ट को आपको ध्यान में रखना है हर जगह पे, आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। कोई भी चीज़ याद करने के लिए आपको बहुत काम में आ जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इस तरीके से इस फॉर्मेट में अगर आप पेपर्स में लिखते हो, इस फॉर्मेट में अगर आप डायग्राम निकालते हो तो बहुत आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि वो अगर किसी पेपर चेकर ने देख लिया तो उसे आसानी से समझ में आ जाता है कि जिस बच्चे ने ये सब लिखा है इस तरीके से, उसको काफ़ी अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ चुका है। आगे बात करते हैं। सिंस द थर्मल एनर्जी यूज हियर टू रोटेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, power plants are called the thermal power plants. In the thermal power plants, the chemical energy in the coal is converted into the electrical energy through the several steps which are shown in the figure. तो देखिए इस फ्लो चार्ट में आपको बताया गया है कि किस तरीके से कोल की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होते होते फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले जो होती है कोल के अंदर एनर्जी, वो होती है केमिकल एनर्जी। उसके बाद में उसे हम गर्म करते हैं तो वो थर्मल एनर्जी हमें मिलती है। उसके बाद में थर्मल एनर्जी में से हम लोग स्टीम को बाहर निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हम वहाँ पे हम मिल सकती है, ठीक है। और
काइनेटिक एनर्जी के बाद काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं, और जैसे ही टरबाइन घूमने लगता है तो उसके बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि इतनी सारी स्टेप्स क्रॉस करके करते फाइनली हमें कोल एनर्जी, मतलब जिसके अंदर केमिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। आगे बात करते हैं, आप ये देख सकते हैं स्कीमेटिक ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी थर्मल पावर प्लांट का, छोटा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चलिए इसके में कि मेन चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक कूलिंग टावर होता है। कूलिंग टावर कहाँ से कहाँ आता है, जैसे कि हमने बात की थी कि जो जब पानी टरबाइन के ऊपर गिर जाता है उन ब्लेड्स पे, तो फिर वो पानी, वो भाप जो है वो कहाँ जाती है, तो वो जाती है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जाने के बाद में वो ठंडा हो जाता है। नीचे देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है ये पानी है, ये पानी वापस जाता है। चलिए इसको फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं। ये है हमारा बॉयलर यहाँ पर, ठीक है, ये है हमारा बॉयलर, और इसके अंदर पूरा कोयला जल रहा होता है और एक गर्म हवाएं चलती रहती है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो जिगजैग वाला दिख रहा है आपको पाइप, उसके अंदर पानी है। वो पानी नीचे से ऊपर जाता है। आप यहाँ पे एरो की डायरेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे एक पंप लगा है ताकि पानी ऊपर जा सके, फिर वहाँ से पानी निकलता है और यहाँ से आगे जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद में वही पानी नीचे आता है। नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टरबाइन जो है, टरबाइन भी घूमने लगता है, और उसके बाद में ये पानी ठंडा होने के लिए यहाँ चला जाता है। जब पानी ठंडा हो जाता है तो यहाँ नीचे गिर जाता है, और वही पानी फिर से हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं इस टैंक में जाने के लिए। तो ये वाटर का जो साइकिल है वो तो कंटिन्यू यहाँ से चलता ही रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ से पानी ऐसा आएगा और यहाँ से ऐसा, ये उसकी साइकिल है, ये फिक्स रहते हैं। बस उस पानी को हम लोग गर्म करते रहते हैं और कंटिन्यूस वो चलते रहता है। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं कुछ पानी जो है वो लॉस भी हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से इस कूलिंग टावर से कुछ वेपर्स और हॉट एयर भी बाहर निकल रही है। तो हॉट एयर के साथ में वेपर्स भी बाहर निकल जाती है। इसका मतलब यहाँ से हमारा पानी का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वहाँ पे पानी हमें ऐड करते रहना पड़ता है कंटिन्यूसली, ओके। और जहाँ तक बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है, और इस टरबाइन को कनेक्टेड है ये जनरेटर, जहाँ से आपको देख सकता है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है और एक निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा होगा शायद से आपको। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल जहाँ से कनेक्टेड हो चुके हैं फाइनली, तो आगे चल के यहीं ग्रिड लाइन को कनेक्ट होते हैं और फिर हमारे घर तक वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी आती है। आगे बात करते हैं। इफ़ यू सी द थर्मल पावर स्टेशन यू विल ऑब्जर्व टू टाइप्स ऑफ टावर्स। आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा ऊपर कि यहाँ पे दो टाइप के टावर है। ये पहला टावर तो वाटर, वेपर और हॉट एयर के लिए है। इस टावर के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। ये है स्टैक, ओके। मतलब जो हम कोयला जलाते हैं उस कोयले का जो छोटा छोटा जो पार्टिकल निकलेगा, वो पार्टिकल हम लोग बाहर फेंकने के लिए फैक्ट्री से ये इस टाइप का टावर हम लोग लगाते हैं। आगे बात करते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व द स्कीमेटिक ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन you will get the answer of this question. Compare the schematic of the thermal power station with the block diagram above and you will understand how the boiler, turbine, generator and the condenser are arranged in the power station. तो इस डायग्राम के ज़रिए आप बिल्कुल समझ सकते हो कि कौन सा टावर किस चीज़ का है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगे हुए है। एक ये ओवरऑल थोड़ा सा आपको आइडिया आ गया होगा। आफ्टर कंबशन ऑफ द फ्यूल इन द बॉयलर, फ्यूल का मतलब होता है यहाँ पे कोयला जला रहे हैं हम लोग, ठीक है। द इमिटेड गैसेस आर रिलीज टू द एटमोस्फियर थ्रू वेरी हाई टावर। मतलब कोयला जलाने के बाद में जो पोल्यूशन क्रिएट होता है उसे हम लोग बहुत ही ऊंचाई पे जाके छोड़ते हैं ताकि उस एरिया में पोल्यूशन ना हो या कम से कम हो। आफ्टर कंबशन ऑफ द फ्यूल the emitted gas are released to the atmosphere through very high tower. Once the turbine is rotated using the steam at a high temperature and a high pressure,
steam temperature and pressure decreases. मतलब जिस तरीके से हम लोग हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा पानी जो फ्लो होता है वो पानी पहले गर्म करने के बाद में जब वो स्टीम पे उतर जाता है, स्टीम को टरबाइन को फ्लो करने के बाद में वो ठंडा होने लगता है, और ये काम होता है कंडेंसर की वजह से। उसके बाद में उसी पानी को हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, द वाटर इन द कूलिंग टावर इज सर्कुलेटेड थ्रू द कंडेंसर, हीट एनर्जी इन द स्टीम इज गिवन टू द वाटर एंड द स्टीम कंडेंसर बैक टू द वाटर। मतलब ये जो साइकिल है वो जो सबसे बड़ा जो आपको टावर दिखा होगा, सबसे जाड़ा वाला, ठीक है, तो उस टावर में से फिर से हमारे बॉयलर में वही पानी इस्तेमाल में लाते हैं हम लोग गर्म करने के लिए। द हीट ऑब्जर्व बाय द वाटर इज देन रिलीज टू द एटमोस्फियर थ्रू द वेपर एंड हीटेड एयर थ्रू कूलिंग वाटर। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा जो गर्म भाप होती है वो तो ऊपर निकल ही जाती है। Although thermal power generation is a major way of the electricity generation today, it suffers from the certain problems। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो बढ़िया तरीका हम लोग आज इस्तेमाल करते, बढ़िया तो नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा पैमाने में जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को तैयार कर रहे हैं आज की तारीख में, वो तो हम लोग इसी थर्मल पावर्स के ज़रिए ही कर रहे हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो आज हम अभी सफ़र कर रहे हैं। तो आगे उसके प्रॉब्लम्स भी देखेंगे हम लोग। अभी बात करते हैं यूज़ आईटीसी, तो इसका भी आपको प्रेजेंटेशन वगैरह बना लेना है। आगे बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। तो देखिए पहला है एयर पोल्यूशन ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द कोल। बर्निंग ऑफ कोल रिजल्ट इन द इमिशन ऑफ द गैसेस लाइक अ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड विच आर हार्मफुल टू द हेल्थ। तो हमारी हेल्थ के लिए ये जो सारी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये बहुत ही हानिकारक है हमारे लिए, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। सेकेंड है along with the emission of the gases due to the burning of coal, soot particles are also released into the environment. They may cause serious health problems related to the respiratory system। तो सूट पार्टिकल्स मतलब क्या होता है कि कोयला जलने के बाद में जो बारीक बारीक पार्टिकल्स बचते हैं और जो हवा में उड़ भी सकते हैं, लाइट वेटेड होते हैं थोड़े से, तो उसी को हम लोग सूट पार्टिकल बोलते हैं। वो काफ़ी हानिकारक होते हैं हमारे लिए, और जब हम सांस लेते हैं तो उस सांस के लेते लेते हमारे नाक के ज़रिए वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर हो जाते हैं, और भविष्य में हमें दमे जैसी बीमारियां होना शुरू हो जाता है। कैंसर्स भी बहुत ज़्यादा एक ऐसी बीमारी है जो जिस लोकेशन पे वो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, ऐसी लोकेशन पे जो लोग रहते हैं उनमें हमें कैंसर बहुत देखने को मिलता है। थर्ड नंबर का पॉइंट है द रिजर्व ऑफ अ फ्यूल use in the method that is the coal are limited, therefore in the future there will be limitations on the availability of the coal। तो देखिए कोयला जो हम आज कोल माइन से निकालते हैं वो कहीं ना कहीं सीमित है, तो एक ना एक दिन उसके ख़त्म हो जाना है। तो वो ख़त्म होने के बाद में ऑब्वियसली आपके जितने भी पावर प्लांट्स होंगे वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ये भी एक हमारा प्रॉब्लम है, और हम बहुत जल्दी उसको ख़त्म करने के पीछे है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन उसका हो रहा है। बाजू में देखिए एक येलो कलर का आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, डू यू नो का, सम मेजर थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया एंड देयर कैपेसिटी। तो यहाँ पे कुछ मेजर 5 ऐसे प्लेस दिए गए हैं और वहाँ के पावर प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई कि वो कौन से स्टेट में और उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो देखिए विंध्यानगर का एक प्लांट है जो मध्य प्रदेश में है, उसकी है 4760 मेगावाट। मुंद्रा की है गुजरात में है 4620 मेगावाट। और फिर से मुंद्रा में ही एक दूसरा भी प्लांट है, उसकी है 4000 मेगावाट कैपेसिटी। फिर है तमनार का जो कि छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है, उसका है 3400। और फिर है चंद्रपुर महाराष्ट्र में 3340 मेगावाट कैपेसिटी का। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रॉब्लम्स, और ये भी हो गया हमारा कि जो मेजर कैपेसिटी वाले थर्मल प्लांट्स है उसका इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, पावर प्लांट बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसे आप देखने के लिए इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट आपको देखना पड़ेगा,
और चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आगे। मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके से अगर और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए। साथ में ये भी लिखिए कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे, आपका रिव्यूज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, सेकंड पार्ट के में मिलते हैं। बाय बाय।